हेलो दोस्तों, मैं दिलकुश मीना और आपके इस YouTube चैनल पर आप सभी लोगों का स्वागत है। आज का जो अपना टॉपिक होगा वो टॉपिक होगा क्वांटम इल्ड, क्वांटम दक्षता या क्वांटम लब्धि। क्वांटम लब्धि या क्वांटम दक्षता आप लोगों ने सुनी होगी। इसका मतलब क्या होता है, क्वांटम दक्षता होती क्या है। लेकिन इसको समझने से पहले हम लोगों को एक टॉपिक समझना पड़ेगा, स्टार्क आइंस्टीन मॉडल वाला। स्टार्क आइंस्टीन मॉडल क्या था कि जब किसी अभिकारक पर, जब किसी रिएक्टेंट पर हम लोगों ने फोटोनों को आपतित किया था, तो एक अणु ने एक फोटोन का अवशोषण किया था और वो अणु फोटोन को अवशोषित करके उत्तेजित ऊर्जा स्तर में पहुंच गया था। और उत्तेजित ऊर्जा स्तर में उस एक अणु ने एक प्रोडक्ट का निर्माण कर दिया। यानी एक अणु ने किसका निर्माण कर लिया? प्रोडक्ट का निर्माण कर लिया। तो जो अपना क्वांटम दक्षता, एक चीज समझो, किसका निर्माण कर लिया? एक प्रोडक्ट का निर्माण कर लिया। एक अणु ने क्या बना दिया? एक प्रोडक्ट बना दिया। लेकिन ये जो कंडीशन है कि एक अणु एक फोटोन का अवशोषण करता है, स्टार्क आइंस्टीन मॉडल ने तो बोल दिया कि एक अणु एक फोटोन का अवशोषण करता है, लेकिन ये कंडीशन 10% केसों में ही वैलिड है। ये जो कंडीशन है, ये कंडीशन 10% केस में ही वैलिड है, यानी कि 10% कंडीशन में ही लागू है। बाकी 90% कंडीशन में ये फेल है। ये कंडीशन 90% केसों में एक अणु एक फोटोन का अवशोषण नहीं करता है। 90% केसों में एक अणु एक फोटोन का अवशोषण नहीं करता है। या तो एक अणु एक से अधिक फोटोनों का अवशोषण करेगा, या एक फोटोन ही एक से अधिक अणुओं को उत्तेजित कर देगा। दोबारा से समझो, या तो एक अणु एक से अधिक फोटोनों का अवशोषण करके उत्तेजित ऊर्जा स्तर में पहुंचेगा, या एक फोटोन एक से अधिक अणुओं को उत्तेजित कर देगा, एक से अधिक अणुओं को उत्तेजित कर देगा। तो जो अब एक से अधिक अणुओं को उत्तेजित कर देगा, तो इस चीज को समझने के लिए, ये जो प्रॉब्लम आ रही है, जो समस्या आ रही है, इस समस्या को समझने के लिए एक नई क्वांटम संख्या को परिभाषित किया गया। इस प्रॉब्लम का हल निकालने के लिए, इस कंडीशन को समझने के लिए एक नई क्वांटम संख्या को परिभाषित किया गया। उस क्वांटम संख्या का नाम है क्वांटम दक्षता या क्वांटम यील्ड। क्या नाम है? क्वांटम दक्षता। क्वांटम दक्षता ये नाम। क्वांटम दक्षता को हम फाई से रिप्रेजेंट करेंगे। यानी किससे? फाई से। क्वांटम दक्षता को कैसे बताएंगे? फाई से। जो क्वांटम दक्षता का सूत्र होता है, क्वांटम दक्षता का सूत्र होता है, फाई बराबर होता है अणुओं की संख्या बटा फोटोनों की संख्या। अणुओं की संख्या बटा फोटोनों की संख्या। इस चीज को ध्यान से समझते हुए चलना। फोटोनों की संख्या, अणुओं की संख्या बटा फोटोनों की संख्या। अब स्टार्क आइंस्टीन मॉडल क्या कहता है? स्टार्क आइंस्टीन मॉडल कहता है कि जब किसी अभिकारक पर, यानी जब किसी रिएक्टेंट पर एक फोटोन को आपतित किया जाता है, किसको आपतित किया? एक फोटोन को आपतित किया, तो एक फोटोन को एक अणु, यानी एक फोटोन को, जब किसी अभिकारक अणु पर फोटोनों को आपतित किया, तो एक अणु ने एक फोटोन का अवशोषण किया। यानी कि एक अणु ने कितने फोटोनों का अवशोषण किया? एक फोटोन का अवशोषण किया, और एक फोटोन का अवशोषण करके उत्तेजित ऊर्जा स्तर में पहुंच गया और प्रोडक्ट का निर्माण कर लिया। यानी कि स्टार्क आइंस्टीन मॉडल क्या कहता है? स्टार्क आइंस्टीन मॉडल के अनुसार जो क्वांटम दक्षता होती है वो एक होती है। स्टार्क आइंस्टीन मॉडल के अनुसार क्वांटम दक्षता कितनी होती है? एक होती है। क्वांटम दक्षता कहो या क्वांटम लब्धि कहो, बात एक ही है। स्टार्क आइंस्टीन मॉडल कहता है कि एक अणु एक फोटोन का अवशोषण करता है। यदि एक अणु एक फोटोन का अवशोषण करेगा, फोटोनों की संख्या एक और एक अणुओं की संख्या एक, तो फाई बराबर क्या आ गया? एक। तो स्टार्क आइंस्टीन मॉडल के अनुसार क्वांटम दक्षता कितनी हुई? एक हुई। लेकिन हर कंडीशन में क्वांटम दक्षता एक नहीं होती। यानी कुछ कंडीशन में क्वांटम दक्षता का मान एक से अधिक होता है। क्वांटम दक्षता का मान एक से अधिक कब होगा? फाई का मान एक से अधिक कब होगा? यानी जब ऊपर वाली संख्या का मान बड़ा हो और नीचे वाली संख्या का मान छोटा हो। यानी कि ऊपर वाली संख्या का मान बड़ा हो, नीचे वाली संख्या का मान छोटा हो। कैसे? यदि फोटोनों की संख्या तो एक हो, एक फोटोन दो अणुओं को
जैसे किसी अभिकारक पर मैंने इनकी फोटोनों को आपतित किया, ने किसी अभिकारक पर फोटोनों को आपतित किया और एक फोटोन ने 2 अणुओं को उत्तेजित ऊर्जा स्तर में पहुंचा दिया। एक फोटोन ने 2 या 2 से अधिक अणुओं को उत्तेजित ऊर्जा स्तर में पहुंचा दिया और उन्होंने उत्तेजित ऊर्जा स्तर में पहुंचकर प्रोडक्ट का निर्माण कर लिया। जैसे एक फोटोन ने 2 अणुओं को उत्तेजित ऊर्जा स्तर में पहुंचा दिया, यानी कि एक फोटोन आपतित किया और इस एक फोटोन ने 2 अणुओं को उत्तेजित कर दिया। यानी कितने अणुओं को उत्तेजित कर दिया? 2 अणुओं को उत्तेजित कर दिया। तो यहाँ पे क्वांटम दक्षता का मान कितना आ गया? 2 आ गया। यहाँ पर क्वांटम दक्षता का मान 2 आ गया। तो यहाँ तो क्वांटम दक्षता का मान 1 से अधिक हो गया। क्वांटम दक्षता का मान 1 से अधिक हो गया। यह कंडीशन ऐसी आ जाए, यानी किसी अभिकारक पर मैंने फोटोनों को आपतित किया, कोई रिएक्टेंट है, कोई अभिकारक, किसी अभिकारक पर मैंने फोटोनों को आपतित किया और एक अणु पर एक फोटोनों को आपतित किया तो अणु उत्तेजित नहीं हुआ। एक अणु पर एक फोटोन को आपतित किया तो अणु उत्तेजित नहीं हुआ। यहाँ पे अणुओं की संख्या समझने की कोशिश करना। एक अणु पर एक फोटोन को आपतित किया तो उत्तेजित नहीं हुआ, ने जब एक अणु पर 2 फोटोनों को आपतित किया तब जाकर उत्तेजित हुआ। अणु पर 2 फोटोनों को आपतित किया तब जाकर एक अणु उत्तेजित हुआ। जब 2 फोटोनों को आपतित किया तब जाकर एक अणु उत्तेजित हुआ। तो ऐसी कंडीशन में क्या होता है कि फाई का मान, क्वांटम लब्धि का मान 1 से कम होता है। ऐसी कंडीशन में फाई का मान 1 से कम होता है, क्वांटम दक्षता का मान 1 से कम होता है। तो क्वांटम दक्षता को भी हम 3-4 तरीके से रिप्रेजेंट कर सकते हैं। कैसे कैसे देखो, आज के वीडियो में इस क्लास को कंप्लीट कर देंगे तो थोड़ा स्पीड भी मेंटेन करते हैं। देखो फाई बराबर क्या होता है? अणुओं की संख्या बटा फोटोनों की संख्या। फाई बराबर होता है अणुओं की संख्या बटा फोटोनों की संख्या। ये सूत्र अभी हम लोगों ने पढ़ा, ठीक है। यहाँ पे देखना ही होता है कि जो एक फोटोन होता है कितने अणुओं को उत्तेजित कर रहा है, या ऐसे कह सकते हैं कि एक अणु कितने फोटोनों से उत्तेजित हो रहा है। ये चीज इंपॉर्टेंट है यहाँ पे। यदि एक अणु एक फोटोन से उत्तेजित हो गया तो क्वांटम दक्षता का मान 1। यदि एक फोटोन ने 2 अणुओं को उत्तेजित कर दिया तो क्वांटम दक्षता का मान 1 से अधिक। यदि एक अणु 2 से अधिक फोटोनों से उत्तेजित हुआ, एक अणु पर एक फोटोन को आपतित किया, उत्तेजित नहीं हुआ, एक अणु पर फिर दूसरा फोटोन आपतित किया तब जाकर उत्तेजित हुआ। तो ऐसे कंडीशन में क्या होता है कि क्वांटम दक्षता का मान 1 से कम होता है। यहाँ पे यही तो चीज इंपॉर्टेंट है कि यानी कि जो फोटोन है, फोटोन कितने अणुओं को उत्तेजित कर रहा है, कि अणु कितने फोटोनों से उत्तेजित हो रहा है, बात तो एक ही है। अगर हम इसको मोलों की संख्या से गुणा करें, ऊपर नीचे मोलों की संख्या से गुणा करें, अणुओं के मोलों की संख्या और फोटोनों के मोलों की संख्या, ध्यान से समझना। ऊपर है कि इसको मोलों की संख्या मोलों से गुणा करते हैं और नीचे भी मोलों से गुणा करते हैं, तो एक ये सूत्र बन जाता है इसका, अणुओं के मोलों की संख्या बटा अणुओं के मोलों की संख्या बटा फोटोनों के मोलों की संख्या। बटा फोटोनों के मोलों की संख्या, ठीक है। अब एक चीज समझो, ये जो फोटोनों के मोलों की संख्या को आइंस्टीन संख्या कहते हैं। फोटोनों के मोलों की संख्या को आइंस्टीन संख्या कहते हैं। क्या कहेंगे? आइंस्टीन संख्या। तो ऊपर तो ऐसे के ऐसे ही, ऐसे कैसे एज इट इज, और अणुओं के फोटोनों के मोलों की संख्या को क्या बोलते हैं? आइंस्टीन संख्या। आइंस्टीन संख्या। अब इसको ऊपर नीचे प्रति सेकंड से गुणा करते हैं। प्रति सेकंड अणुओं के मोलों की संख्या,
तो ऊपर नीचे कैसे गुणा करते हैं, प्रति सेकंड से। तो प्रति सेकंड अणुओं के मोलों की संख्या, अणुओं यहां से एक सूत्र निकल कर आएगा, वो बहुत ही इंपॉर्टेंट है, ध्यान से देखते हुए चलो। प्रति सेकंड अणुओं के मोलों की संख्या, और नीचे क्या हो जाएगा, प्रति सेकंड आइंस्टीन संख्या, प्रति सेकंड आइंस्टीन संख्या, क्योंकि इसे आइंस्टीन नामक वैज्ञानिक ने लिया था, इस कारण इसे आइंस्टीन संख्या कहते हैं। नीचे वाले टॉपिक प्रति सेकंड आइंस्टीन संख्या। अब ये जो प्रति सेकंड अणुओं के मोलों की संख्या, प्रति सेकंड अणुओं के मोलों की संख्या में इसे क्या कहते हैं, अभिक्रिया का वेग। ऊपर दिख रहा नहीं दिख रहा, देख लेते हैं, थोड़ा सा दिख रहा। ये जो होता है प्रति सेकंड अणुओं के मोलों की संख्या, इसे कहते हैं अभिक्रिया का वेग। क्या कहेंगे, अभिक्रिया का वेग। तो यहाँ पे मैं लिख देता हूँ अभिक्रिया का, शायद आप लोगों को दिखे ना, लेकिन सुन तो सकते हो। अभिक्रिया का वेग, प्रति सेकंड अणुओं के मोलों की संख्या को बोलते हैं अभिक्रिया का वेग। और नीचे वैसे के वैसे क्या, प्रति सेकंड आइंस्टीन संख्या, प्रति सेकंड आइंस्टीन संख्या। तो ये वाला सूत्र सबसे इंपॉर्टेंट है यहाँ पे, एक तो ये वाला सूत्र और एक ये वाला सूत्र, ये दोनों सूत्र बहुत काम के। इन दोनों सूत्रों को तो याद रखना। ये अणुओं की संख्या है, अणुओं की संख्या, नंबर ऑफ मॉलिक्यूल, ठीक है। तो अभिक्रिया का वेग, रेट ऑफ रिएक्शन बटा प्रति सेकंड आइंस्टीन संख्या। अब एक चीज याद रखना, पाई बराबर होता है अणुओं की संख्या बटा फोटोनों की संख्या। हम लोगों ने ऊपर नीचे मोलों की संख्या से गुणा किया, अणुओं के मोलों की संख्या बटा फोटोनों के मोलों की संख्या। तो अणुओं के मोलों की संख्या को ऐसे कैसे लिख दिया, फोटोनों के मोलों की संख्या को आइंस्टीन संख्या कहते हैं, तो इसे आइंस्टीन संख्या लिख दिया। फिर प्रति सेकंड से ऊपर और नीचे गुणा कर दिया, प्रति सेकंड अणुओं के मोलों की संख्या बटा प्रति सेकंड आइंस्टीन संख्या। तो प्रति सेकंड अणुओं के मोलों की संख्या को अभिक्रिया का वेग कहते हैं, तो मैंने यहाँ पे लिख दिया अभिक्रिया का वेग बटा प्रति सेकंड आइंस्टीन संख्या। तो ये अपने क्वांटम दक्षता का सूत्र है, ठीक है। तो ये अपना टॉपिक है क्वांटम दक्षता का। अब हम पढ़ेंगे क्वांटम दक्षता के निर्धारण की प्रायोगिक विधि, प्रैक्टिकल मेथड टू मेजरमेंट ऑफ, यानी कि क्वांटम दक्षता, यानी क्वांटम दक्षता को मेजरमेंट करने के लिए प्रैक्टिकली मेथड क्या है। तो आप इसको स्क्रीनशॉट लेना चाहो तो ले सकते हो, ठीक है। काटने को इतनी लंबी उम्र आगे है, बेवजह तू इसके पीछे आगे है। मेरे से गाना नहीं आता यार अरे बोर्ड के सामने जाने क्या हो जाता है भगवान जाने, कैमरे के सामने जो आता है वो भी भूल जाते हैं फ्यूज जुड़ जाते हैं दिमाग के क्या करें, सबकी आती नहीं, मेरी जाती नहीं, छोटी बच्ची हो क्या ठीक है, आगे चलते हैं। तो अपना टॉपिक है क्वांटम दक्षता के निर्धारण की प्रायोगिक विधि, प्रैक्टिकल मेथड क्वांटम दक्षता के मापन के लिए, ठीक है। तो प्रैक्टिकली यहाँ पे लिख देते हैं प्रैक्टिकली मेथड, और ये इंपॉर्टेंट भी है, समझते हुए चलना, समझ में फुल आएगा ये गारंटी है। प्रैक्टिकल मेथड प्रायोगिक विधि, प्रायोगिक विधि। तो क्वांटम दक्षता या क्वांटम लब्धि के निर्धारण की प्रायोगिक विधि, ठीक है। स्टार्ट करते हैं। अब यहाँ पे मैंने क्या ले लिया, कोई स्रोत ले लिया, लाइट का स्रोत, क्या ये स्रोत, लाइट का स्रोत, यानी कि जिससे यानी कि प्रकाश की किरणें निकलती हैं, जैसे टंगस्टन का लैंप हो सकता है, या मरकरी हो सकती है, मरकरी की वाष्प हो सकती है। यहाँ पे ये क्या है, प्रकाश स्रोत,
यानी प्रकाश स्रोत यानी कि लाइट सोर्स, जिससे यानी कि प्रकाश किरणें निकलती है। अब ये क्या क्या हो सकता है, या तो टंगस्टन का लैंप हो सकता है या मरकरी की वास्प ले सकते हैं, ठीक है। अब यहाँ से किरणें निकल जाएगी, इधर भी जाएगी किरणें, इधर भी जाएगी, इधर भी जाएगी। अब यहाँ पे मैंने क्या लगा दिया, एक लेंस लगा दिया, यहाँ पे क्या लगा दिया, लेंस लगा दिया। ये क्या है, लेंस। अब ये लेंस क्या करेगा, ये जो एक किरण यहाँ से यहाँ पर आपतित हो रही है, एक किरण यहाँ पर आपतित हो रही है, एक किरण यहाँ पर आपतित हो रही है, इन किरणों को समानांतर भेजेगा। कैसे भेजेगा, लेंस इन किरणों को समानांतर भेजेगा, ऐसे भेजेगा। लेंस क्या करेगा, इन किरणों को समानांतर भेजेगा। आगे हम मोनोक्रोमेटर लगाते हैं। ये मोनोक्रोमेटर है, ये प्रिज्म की तरह होता है। ये किसकी तरह होता है, प्रिज्म की तरह होता है, प्रिज्म। ये क्या है, मोनोक्रोमेटर, मोनोक्रोमेटर। ये किसकी तरह होता है, प्रिज्म की तरह होता है, मोनोक्रोमेटर। ये क्या काम करता है अभी बताएंगे, 5 मिनट रुक जाओ बस। यहाँ पे आगे ऐसे 2 खिड़कियां होती है, खिड़की में से यानी कि वो लड़की आप लोगों को देख रही, ये खिड़की है, और यहाँ पे है अपने क्वार्ट्ज की बनी एक नली होती है, ने किसकी, क्वार्ट्ज, क्वार्ट्ज की बनी एक नली होती है। इस नली के अंदर एक और नली होती है, ये क्वार्ट्ज की बनी एक नली होती है, इस नली के अंदर एक और नली होती है। इस नली में उस पदार्थ को भरा जाता है जिसकी क्वांटम दक्षता या क्वांटम लब्धि ज्ञात करनी है। इस नली में उस पदार्थ को भरा जाता है जिसकी क्वांटम दक्षता को ज्ञात करना होता है, ठीक है। अब देखो, ये मोनोक्रोमेटर है। ये मोनोक्रोमेटर क्या बताता है, मोनोक्रोमेटर बताता है कि ये जो पदार्थ है जिसकी हमें क्वांटम दक्षता ज्ञात करनी है, ये पदार्थ यानी कितने एंगस्ट्रॉम की तरंग दैर्ध्य को अवशोषित करेगा और किस रंग की तरंग दैर्ध्य को अवशोषित करेगा। ध्यान से समझना, मोनोक्रोमेटर क्या बताता है कि ये जो पदार्थ है, ये पदार्थ किस रंग की, लाल रंग की को अवशोषित करेगा या पीले रंग की को अवशोषित करेगा या बैंगनी रंग की को अवशोषित करेगा या कौन से रंग की तरंग दैर्ध्य को अवशोषित करेगा और कितने एंगस्ट्रॉम की तरंग दैर्ध्य को अवशोषित करेगा। ये कौन बताता है, मोनोक्रोमेटर। अब यहाँ से क्या होता है, मोनोक्रोमेटर ये एक तरीके का प्रिज्म होता है। ये क्या होता है, एक तरीके का प्रिज्म होता है। अब यहाँ से किरणें गई इन खिड़कियों के बीच में से होकर, यहाँ से क्या गई, किरणें गई। अब ये क्वार्ट्ज की बनी एक नली होती है, इस नली के अंदर एक और नली होती है। इस नली में उस पदार्थ को भरा जाता है, उस विलयन को भरा जाता है जिसकी हमें क्वांटम दक्षता या क्वांटम लब्धि को ज्ञात करना है। इसके आगे संचुचक होता है, दिख तो रहा है ना आप लोगों को, बताए जा रहा हूँ, दिख तो रहा है, बट इसके आगे थोड़ा सा यहाँ पे बना दे। ये जो आगे का चित्र है इसे यहाँ पे बना देता हूँ, ये इस तरह से है, इस तरह से, इसके आगे इस तरीके का है, डब्बा सा है और कुछ नहीं। ये होता है अपने पास संचुचक, संचुचक, और संचुचक के आगे होता है रिकॉर्डर। संचुचक के आगे क्या होता है, रिकॉर्डर होता है। यहाँ पे इसको कह देता हूँ ये विंडो यानी खिड़की। अब दोबारा से समझो, ये कोई प्रकाश स्रोत है। प्रकाश स्रोत के रूप में हम क्या लें, जब आप इसकी थ्योरी लिखोगे तो कैसे लिखोगे, यानी कि प्रकाश स्रोत के रूप में क्या ले, तो प्रकाश स्रोत के रूप में या तो हम टंगस्टन का लैंप ले सकते हैं या मरकरी की वाष्प ले सकते हैं, ठीक है। ये प्रकाश स्रोत है जिससे प्रकाश किरणें निकल रही। अब ये किरणें इधर भी जाएगी, इधर भी जाएगी, इधर भी जाएगी, इधर भी जाएगी। अब इन किरणों को एक लेंस पर आपतित करते हैं, तो लेंस क्या करेगा, इन सभी किरणों को समानांतर भेजेगा। इसने समानांतर किरणों को भेजा। यहाँ पे मोनोक्रोमेटर होता है। ये मोनोक्रोमेटर एक तरीके का प्रिज्म होता है, ये एक तरीके का प्रिज्म होता है। मोनोक्रोमेटर ये बताता है कि जिस पदार्थ की हमें क्वांटम दक्षता ज्ञात करनी है, वो पदार्थ कितने एंगस्ट्रॉम की व किस रंग की तरंग दैर्ध्य को अवशोषित करेगा। और मोनोक्रोमेटर में से होकर
पुंज के रूप में किरणें यानी इस पदार्थ पे जाकर आपतित होगी। ठीक है, अब यहाँ से यानी कि यहाँ से जो पारगमित किरणें ये संचुचक में जाएगी और संचुचक से आगे रिकॉर्डर में जाएगी। अब ये संचुचक क्या बताता है ना, संचुचक ये बताता है कि ये पदार्थ जो है यानी जिसकी हमें क्वांटम दक्षता ज्ञात करनी, ये प्रति सेकंड कितने फोटोनों को अवशोषित करेगा। ये जो पदार्थ है जिसकी हमें क्वांटम दक्षता ज्ञात करनी, ये प्रति सेकंड कितने फोटोनों को अवशोषित करेगा, यह प्रति सेकंड कितने फोटोनों को अवशोषित करेगा। और प्रति सेकंड अवशोषित फोटोनों की संख्या या उत्सर्जित फोटोनों की संख्या को तो हम इंटेंसिटी कहते हैं। प्रति सेकंड अवशोषित या उत्सर्जित फोटोनों की संख्या को ही तो हम इंटेंसिटी, तीव्रता कहते हैं। यानी कि ये संचुचक क्या बताता है, ये संचुचक ये बताता है कि ये जो पदार्थ है, ये जो विलयन है, ये कितने फोटोनों को अवशोषित करेगा, ये कितने 10, 20, 30, 40, 50 कितने फोटोनों को अवशोषित करेगा, वो ये बताता है। और रिकॉर्डर में आगे इसके यानी कि ग्राफ प्राप्त कर लिया जाता है। तो ये इसके प्रायोगिक निर्धारण की विधि थी। अगर इसके बावजूद आप लोगों के समझ में नहीं आता है तो पूछ सकते हो। ठीक है, अब आगे चलते हैं क्वांटम दक्षता को प्रभावित करने वाले कारक। फिर इसमें एक टॉपिक बचेगा उच्च क्वांटम लब्धि और निम्न क्वांटम लब्धि। तो उच्च क्वांटम लब्धि में भी 4-5 लाइनें हैं और निम्न क्वांटम लब्धि में भी 4-5 लाइनें, तो इनको तो आप खुद ही पढ़ सकते हो, रटने वाला टॉपिक है, तो इसमें तो कुछ खास ही नहीं। अब लास्ट टॉपिक बचा अपना क्वांटम दक्षता को प्रभावित करने वाले कारक, उसके बाद ये यूनिट कंप्लीट हो जाएगी अपनी। ठीक है, अब यहाँ पे अपने जो एक बुक है ने, इस बुक, ये जो फोटोकेमिस्ट्री की बुक है, इस फोटोकेमिस्ट्री की बुक में ये संचुचकों के प्रकार भी दे रखे हैं, जैसे मैंने प्रकाश रासायनिक सेल, ये संचुचक, एक मिनट इसको हटा देते हैं। अपने संचुचकों के प्रकार भी दे रखे हैं। संचुचक डिटेक्टर, इंग्लिश में बोले तो डिटेक्टर। ठीक है, अब ये 3 टाइप के संचुचक दे रखे हैं, इन्हें कौन कौन से, एक तो दे रखा है प्रकाश विद्युत सेल, एक तो ये संचुचक दे रखा है। ठीक है, दूसरे नाम को दे रखा है BIAG संधि वाला, बिस्मिथ एजी की संधि वाला संचुचक। तीसरे नाम को दे रखा है रासायनिक एक्टिनोमीटर, रासायनिक एक्टिनोमीटर। रासायनिक एक्टिनोमीटर, तो अपने सिलेबस में 3 संचुचक है, एक तो प्रकाश विद्युत सेल, एक बिस्मिथ एजी संधि, एक रासायनिक एक्टिनोमीटर। वीडियो लंबा खिंच जाएगा और यानी कि लंबे वीडियो को आप लोग देखते नहीं हो, एक चक्कर ये है, वरना इसको कंप्लीट करा देंगे। चलो अभी कराई देते हैं। चलो तो पहला पढ़ते हैं यानी कि प्रकाश विद्युत सेल। तो प्रकाश विद्युत सेल में क्या है, यानी इसका चित्र समझो एक बार। यहाँ पे विद्युत धारा को मापने के लिए एमीटर, ठीक है, यहाँ पे धातु की 2 छड़ें हैं, धातु की 2 छड़ें हैं, ठीक है। यहाँ पे कोई बैटरी है, बैटरी का ये धन टर्मिनल है और ये बैटरी का ऋण टर्मिनल। ध्यान से समझना क्या पढ़ रहे हैं हम, प्रकाश विद्युत सेल, और प्रकाश विद्युत सेल जैसा ही ये है अपना BIAG संधि वाला। तो इसमें क्या है, यानी जो प्रकाश विद्युत सेल है इसमें क्या है, विद्युत धारा के मापन के लिए तो यहाँ पे एमीटर लगा हुआ है। क्या, विद्युत धारा के मापन के लिए यहाँ पे एमीटर लगा हुआ है। ये धातु की 2 छड़ें हैं, ये क्या है, धातु की छड़। ये अपने पास बैटरी है, ये बैटरी का प्लस सिरा, ये माइनस सिरा, ठीक है। अब क्या करेंगे इसमें,
इसका नाम क्या है? प्रकाश विद्युत सेल। ये जो प्रकाश विद्युत सेल है, ये जो अपने पास डिटेक्टर है, ये फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट प्रकाश विद्युत प्रभाव पे आधारित है। ने किस पर आधारित है? प्रकाश विद्युत प्रभाव पर आधारित है। अब प्रकाश विद्युत प्रभाव में क्या होता है? ठीक है, छोटा बच्चा आ गया था, इस वजह से डिस्टर्ब हो गया। तो प्रकाश विद्युत प्रभाव में क्या होता है? यानी कि प्रकाश विद्युत प्रभाव में हम लोग यानी कि ग्रेफाइट की एक छड़ लेते हैं। ने क्या लेते हैं? ग्रेफाइट की एक छड़ लेते हैं, या वहाँ पर यानी कि कोई भी धातु ले लो आप, यानी कोई भी धातु। अब इस धातु पर क्या करते हैं हम? फोटोनों को आपतित करते हैं। यानी क्या करते हैं? फोटोनों को आपतित करते हैं। यानी जैसे हम लोगों ने एक फोटोन को आपतित किया, एक एटॉमिक फोटोन को आपतित किया। अब ये फोटोन क्या होगा? जैसे कोई धातु, यानी इस धातु पर यानी कि गिरेगा। अब इस फोटोन की ऊर्जा का कुछ भाग तो, जिसको हमने दहली ऊर्जा नाम दिया था। क्या नाम दिया था? दहली ऊर्जा। इस फोटोन की ऊर्जा का कुछ भाग तो, ये जो धातु का तो गुण ही होता है, मुक्त इलेक्ट्रॉन होते हैं धातु के पास। जो मेटल होती है, मेटल का तो सबसे इंपॉर्टेंट गुण यही कि धातु के पास मुक्त इलेक्ट्रॉन होते हैं। अब ये क्या करेगा? ये फोटोन इस धातु पर आपतित हुआ और अंदर जाएगा। धातु के अंदर क्या होते हैं? मुक्त इलेक्ट्रॉन। अब मुक्त इलेक्ट्रॉन से ये फोटोन क्रिया करेगा और इस फोटोन की कुछ ऊर्जा तो, ये जो धातु के अंदर मुक्त इलेक्ट्रॉन है, इन मुक्त इलेक्ट्रॉनों को धातु की सतह तक लाएगी। क्या करेगी? धातु की सतह तक लाएगी और इस फोटोन की ऊर्जा का शेष भाग इन इलेक्ट्रॉनों को गतिज ऊर्जा प्रदान करता है, काइनेटिक एनर्जी प्रदान करता है। ऐसा हम लोगों ने प्रकाश विद्युत प्रभाव पे पढ़ा। यहाँ पर भी कुछ ऐसा ही है। यहाँ पे जैसे यहाँ पे या तो लिथियम की ले लो या सीजियम की ले लो, इनमें से किसी एक धातु की दो छड़ लेते हैं। अब इन पर क्या करते हैं? एटॉमिक फोटोनों को आपतित करते हैं। इस धातु की छड़ पर एटॉमिक फोटोनों को आपतित करते हैं। अब ये एटॉमिक फोटोन ऐसे धातु की दो छड़ें होती हैं, इन धातु की छड़ों पर एटॉमिक फोटोन आपतित होते हैं और ये फोटोन धातु के अंदर जो मुक्त इलेक्ट्रॉन होते हैं, उन मुक्त इलेक्ट्रॉनों से अन्योन्य क्रिया करते हैं, मुक्त इलेक्ट्रॉनों से इंटरेक्शन करते हैं, क्रिया करते हैं। ठीक है, इस फोटोनों की कुछ ऊर्जा, ये जो फोटोन होते हैं ये मुक्त इलेक्ट्रॉनों से क्रिया करते हैं और उन इलेक्ट्रॉनों को ऊर्जा देकर उन इलेक्ट्रॉनों को क्या दे देते हैं? ऊर्जा दे देते हैं, जिससे वो इलेक्ट्रॉन इस धातु की सतह पर आ जाते हैं। ये जो धातु की दो छड़ें, इन धातु की दो छड़ों पर एटॉमिक फोटोनों को आपतित किया जाता है। तो ये जो फोटोनों की ऊर्जा होती है, ये फोटोन इलेक्ट्रॉनों से अन्योन्य क्रिया करते हैं और इलेक्ट्रॉनों को ऊर्जा दे देते हैं। इससे क्या होता है कि इलेक्ट्रॉन धातु की सरफेस पर आ जाते हैं, सतह पर आ जाते हैं। कहाँ पर आ जाते हैं? सतह पर आ जाते हैं। ठीक है, अब यहाँ पे क्या है? बैटरी का प्लस सिरा। अब ये प्लस क्या करेगा? इलेक्ट्रॉनों पर माइनस चार्ज होता है, इलेक्ट्रॉन जो होता है ये होता है ई माइनस, इलेक्ट्रॉनों पर माइनस आवेश होता है। तो ये प्लस आवेश क्या करेगा? इस माइनस आवेश को अपनी ओर खींचेगा। ये प्लस आवेश क्या करेगा? इस माइनस आवेश को अपनी ओर खींचेगा, इन इलेक्ट्रॉनों को अपनी ओर खींचेगा। तो ये इलेक्ट्रॉन इधर की ओर गति करेंगे और विद्युत धारा का प्रवाह इलेक्ट्रॉनों के विपरीत दिशा में होता है। आप लोगों ने अच्छी तरीके से पढ़ा होगा। जो करंट होती है, करंट इलेक्ट्रॉनों के विपरीत दिशा में फ्लो होती है। विद्युत धारा का प्रवाह इलेक्ट्रॉनों के विपरीत दिशा में होता है। तो इस दिशा में इलेक्ट्रॉन आ रहे हैं, तो इस दिशा में करंट का फ्लो होगा, इस दिशा में करंट का फ्लो होगा। ठीक है, अब यहाँ पे देख लो संचुचक का काम क्या होता है? एक बात को याद रखो, ये क्या है? संचुचक, डिटेक्टर। डिटेक्टर का काम क्या होता है? डिटेक्टर ये बताता है कि जिस पदार्थ की हमें क्वांटम दक्षता ज्ञात करनी है, वो पदार्थ कितने फोटोनों को अवशोषित करता है, वो पदार्थ कितने फोटोनों को अवशोषित करता है। यहाँ पर भी कुछ उसी तरीके का मैटर है। जैसे यहाँ पे जो धातु की छड़ें थी, धातु की छड़ों पर हम लोगों ने एटॉमिक फोटोनों को आपतित किया। तो देखना है हम देखेंगे कि जैसे हम लोगों ने 5 फोटोनों को आपतित किया या 10 फोटोनों को आपतित किया या 20 फोटोनों को आपतित किया, यहाँ पे फोटोनों को आपतित किया। जैसे हम लोगों को देखना है कि 10 फोटोनों के कारण कितनी विद्युत धारा प्रवाहित हुई, 10 फोटोनों के कारण कितनी विद्युत धारा का प्रवाह हुआ। जैसे धातु की 2 छड़ें थी, इन छड़ों पर 10 एटॉमिक फोटोनों को मैंने आपतित किया और इस 10 फोटोनों के कारण कितनी विद्युत धारा का प्रवाह हुआ, कितनी विद्युत धारा का प्रवाह हुआ। तो वहाँ पे इनकी जो पदार्थ था, उस पदार्थ पर हम लोगों ने क्या करेंगे? फोटोनों को आपतित करेंगे।
क्या करेंगे, फोटोनों को आपतित करेंगे। तो उस पदार्थ के कारण कितनी विद्युत धारा प्रवाहित हुई ने, जैसे 5 एम्पियर की विद्युत धारा प्रवाहित हुई। जैसे हम कह रहे हैं कि 1 एम्पियर की विद्युत धारा 10 फोटोनों के कारण प्रवाहित हो रही है, और उस पदार्थ के कारण 5 एम्पियर की विद्युत धारा प्रवाहित हुई। इसका मतलब ये है कि उस पदार्थ ने 50 फोटोनों को अवशोषित किया है। इसका मतलब क्या है कि उस पदार्थ ने 50 फोटोनों को ऑब्जर्व किया, 50 फोटोनों को अवशोषित किया। तो इस तरह से डिटेक्टर क्या बता देता है कि पदार्थ ने कितने फोटोनों को अवशोषित किया है। ठीक है, इसी तरह के अपने BiAg संधि यहाँ पे क्या होगा, ये जो BiAg संधि वाले टॉपिक में ये जो अपने पास बैटरी है, इस बैटरी को उठा के यहाँ पे पटक देंगे। यहाँ पे यानी कि आधी तो मैंने बिस्मिथ की छड़े लेंगे और आधी चांदी की छड़े लेंगे, उस पर काले रंग का लेपन कर देंगे, फिर H में फोटोनों को आपतित करेंगे। ठीक है, और उसी तरह की प्रक्रिया चलेगी। फिर एक रासायनिक एक्टिनोमीटर वाला। तो इस तरीके से अपने ये 3 डिटेक्टर है। इन डिटेक्टरों को आप लोग खुद पढ़ सकते हो, इसमें कुछ खास तो है नहीं। ठीक है, आगे मैं बताता हूँ क्वांटम दक्षता को प्रभावित करने वाले कारक। फाई को प्रभावित करने वाले कारक मैंने पहले आप लोगों को बताया कि फाई के 2 सूत्र याद करना, और करना ही करना है, सूत्रों को तो याद करना। मर जाओ, कट जाओ, रेल के तले आ जाओ, सांसें नहीं चल रही, कोई दिक्कत नहीं, लेकिन सूत्रों को याद करना। फाई के 2 सूत्र पढ़ाए थे। एक तो मैंने बताया था अभिक्रिया का वेग बटा प्रति सेकंड आइंस्टीन संख्या। आइंस्टीन संख्या क्या है, फोटोनों के मोलों की संख्या। आइंस्टीन की संख्या कोई अलग से थोड़ी है, आइंस्टीन संख्या फोटोनों के मोलों की संख्या। और एक सूत्र मैंने ये बताया था अणुओं की संख्या बट्टा फोटोनों की संख्या। अब एक चीज समझना, यदि अभिक्रिया का वेग अधिक होगा, यदि फाई बराबर है कि अभिक्रिया का वेग बटा प्रति सेकंड आइंस्टीन की संख्या, यदि अभिक्रिया का वेग अधिक होगा तो फाई का मान अधिक होगा, क्योंकि फाई जो है क्वांटम दक्षता जो है वो अभिक्रिया के वेग के डायरेक्टली समानुपाती है। जो क्वांटम दक्षता है अभिक्रिया के वेग के डायरेक्ट समानुपाती है। तो अभिक्रिया का वेग अधिक होगा तो क्वांटम दक्षता का मान अधिक होगा। तो एक लाइन हम ये ले सकते हैं कि अभिक्रिया का वेग अधिक होने पर क्वांटम दक्षता का मान बढ़ता है। ठीक है, ये छोटा भांजा आ गया मेरा, आप लोगों को दिखाता हूँ ये नटखट। ये देखो इस नटखट को, ये बीच में मुझे डिस्टर्ब करता रहता है।